हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और नीट 2022 की तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जो मैं एनसीईआरटी पेज बाय पेज जिस चैप्टर के रिवीजन की बात करूंगा वो है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी 12 चैप्टर में है बच्चों, 2 चैप्टर्स हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि दोनों चैप्टर्स को मिलाकर इसमें 6 से 8 सवाल बनेंगे। बॉटनी में भी इसका सवाल बन सकता है, जूलॉजी में भी इसका सवाल बन सकता है। तो 6 से 8 सवाल आपके जैव प्रौद्योगिकी के होंगे। आज का ये जो सेशन है बच्चों, इसमें जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत हैं यानी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है उसका पेज बाय पेज रिवीजन लेकर आया हूं और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, पेज पहले, जब पहले पेज पे बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है तो उस पे जो सवाल बन सकता है उसमें ईएफबी का आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ईएफबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर वो पहले प्रश्न या पहले पेज से कोई सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए वो ईएफबी का फुल फॉर्म और उसकी परिभाषा। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। फिर सेकंड पेज पर जो है उसमें जीन क्लोनिंग शब्द यूज किया गया है। तो हमें पता है सेकंड पेज पे जीन क्लोनिंग का मतलब है जब हम एक ही जीन की कई सारी कॉपीज बनाते हैं। तो जब हम एक ही जीन की असंख्य लाखों में कॉपीज बनाते हैं तो उसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। फिर उसमें यह दे रखा है बच्चों की जीन क्लोनिंग का बेसिकली मतलब है आपको पात्र अवस्था में जीन का क्या करना होता है, प्रतिकृतिकरण। अगर आप किसी भी जीन की कॉपी बनाना चाहते हो, जीन की लाखों कॉपीज बनाना चाहते हो, उसको क्लोन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रतिकृतिकरण। लेकिन जब आप एक जीन को गुणसूत्र से पृथक कर लेते हो, एक क्रोमोसोम से हटा लेते हो तो उसमें ओराई स्थल नहीं मिलता और ओराई स्थल नहीं मिलता इसलिए वो जीन क्लोन नहीं हो पाती। तो जीन को अगर आप क्लोन करना चाहते हैं पात्र अवस्था में, लेबोरेटरी में अगर आप जीन को क्लोन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐसे डीएनए की आवश्यकता होती है जिसमें ओराई स्थल हो और वो ओराई स्थल वाला डीएनए जो आपकी जीन के साथ जुड़कर उसकी प्रतिकृतिकरण प्रेरित करता है, उस डीएनए को क्लोनिंग वाहक कहते हैं। तो क्लोनिंग वाहक का हल्का सा इंट्रोडक्शन है कि वो एक ऐसा डीएनए है जिसमें ओराई स्थल है और वो क्लोनिंग वाहक हमारी जीन के साथ जुड़कर उसको क्लोन करने में मदद करता है। फिर बच्चों उसमें इतिहास दे रखा है सेकंड पेज पे। 1972 में ऐसा सबसे पहले किसने किया था, स्टैनले कोहेन और बोयर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष इंपॉर्टेंट है 1972। कोहेन और बोयर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ा था। प्लास्मिड डीएनए आप सबको पता है एक क्लोनिंग वाहक है। तो क्लोनिंग वाहक और एक जीन को सबसे पहले जोड़कर सबसे पहला पुनर्योजक डीएनए बनाने का श्रेय किसे जाता है, स्टैनले कोहेन और बोयर 1972। और जो प्लास्मिड डीएनए उन्होंने निकाला था वो प्लास्मिड डीएनए किस जीवाणु से निकाला था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो यहां पर जीन क्लोनिंग की बात कर रखी है, यहां पर पुनर्योजक डीएनए की बात कर रखी है। तो पहला पुनर्योजक डीएनए जिसमें प्लास्मिड डीएनए, क्लोनिंग वाहक और प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन को जोड़कर किसने बनाया था, कोहेन और बोयर ने 1972 में। तो यह आपको दूसरे पेज पर चीजें ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट पेज पे बच्चों स्टेप्स है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीन क्लोनिंग के पद दे रखे हैं कि अगर आप किसी जीन को क्लोन करना चाहते हो, जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस जीन की क्या करनी पड़ेगी, पहचान। सबसे पहले उस जीन को आप पहचानोगे, आइडेंटिफिकेशन, और उसका पृथक्करण करोगे। पृथक्करण करने के बाद उसको एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ोगे और क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ने पर एक परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करोगे। और फिर परपोषी कोशिका जैसे जैसे वृद्धि करेगी, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी जीन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब उस जीन को पृथक करने के लिए, है ना, एक गुणसूत्र में से आपको जीन को पृथक करने के लिए, जीन को आइसोलेट करने के लिए किन एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो सारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किस पे बन सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस पे। और अब मान के चलिए इस पे सवाल बनेगा ही बनेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस में आपको पता होना चाहिए, इनको हम आणविक कैंचिया या मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। इनको और किस नाम से जानते हैं, आणविक कैंचिया।
खोज की बात करनी है तो 3 याद रखने हैं, नेथन्स, आर्बर और स्मिथ। ठीक है, 3 वैज्ञानिक थे, नेथन्स, आर्बर और स्मिथ 3 वैज्ञानिक थे। 1963 में उन्होंने जीवाणु से 2 प्रकार के एंजाइम्स को खोज किया, एक जो विशिष्ट क्षेत्रों पर काटती थी यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, और दूसरी जो डीएनए को रूपांतरित करती थी, डीएनए मिथाइलेसिस। तो खोज आपको ध्यान में रखना है। फिर नामकरण, नामकरण में जैसे उदाहरण है हमारे पास 2, हिंड सेकंड है आपके एनसीईआरटी में और इको R1 है। सबसे पहली खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड है, सबसे ज्यादा पॉपुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 है। तो इनका नामकरण, इसमें पहला अक्षर जो होता है बच्चों वो क्या दर्शाता है, वंश। पहला अक्षर जीवाणु के वंश का पहला लेटर दिखाता है। अगले 2 लेटर क्या होते हैं, जाति के पहले 2 लेटर्स दर्शाते हैं। उसके बाद डी और आर क्या दर्शाता है, स्ट्रेन दर्शाता है। और फिर रोमन नंबर दर्शाता है किस क्रम में इनका पृथक्करण हुआ है। तो हिंड सेकंड किससे निकली है, हमको पता है किस जीवाणु से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और इको R1 ई कोलाई से। तो देख लो, वंश का पहला अक्षर, जाति के अगले 2 अक्षर, फिर स्ट्रेन और फिर क्रम, किस क्रम में इनका पृथक्करण हुआ है। यहां पर ये सेकंड का मतलब याद रखना बच्चों, ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी। तो उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, नामकरण आपको मालूम है, खोज। लक्षण आपको पता होना चाहिए बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से बंध तोड़ती है डीएनए में, शुगर फॉस्फेट बंध तोड़ती है। यानी कौन से बंध तोड़ेगी, फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ती है। शुगर फॉस्फेट या फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ती है और डीएनए को सिरे से नहीं काटती, डीएनए को मध्य से काटती है। सिरे से काटने वाली एंजाइम एक्सोन्यूक्लियसेस होती हैं। ये एंजाइम्स डीएनए को मध्य से काटती हैं यानी एंडोन्यूक्लियसेस हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस 5' सिरे पर या 3' सिरे पर काटती है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिन क्रमों को पहचान कर काटती है बच्चों, उन्हें कहते हैं पैलिंड्रोमिक क्रम। 4 से 6 बेस पेयर लंबे होते हैं और इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, पुनरावृत्ति दर्शाते हैं। ऐसे क्रम जो आगे और पीछे से सेम पढ़े जाएं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण पैलिंड्रोमिक क्रम का GAATTC। इस पे पिछले साल भी सवाल आया था, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। पैलिंड्रोमिक क्रम, इधर से आप पढ़ो 5 से 3, इधर से 5 से 3 सेम है। और इस क्रम को पहचान कर कौन काटता है, इको R1। G और A के बीच में शुगर फॉस्फेट बंध, G और A के बीच में शुगर फॉस्फेट बंध कौन सी एंजाइम काटती है, इको R1। और जब ये एंजाइम काटेगी तो गैर हाइड्रोजन बॉन्डेड सिरे निकलते हैं जिन्हें चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स कहते हैं। तो पैलिंड्रोमिक क्रम कितने लंबे होते हैं, 4 से 6 बेस पेयर लंबे, इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। इधर से 5 से 3 पढ़ो, इधर से 5 से 3 पढ़ो, सेम है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्हीं के मध्य डीएनए को काटती है। काटने के बाद जो सिरे बनते हैं वो चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स होते हैं। और जब आप अपनी टारगेट जीन को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ोगे तो किसका निर्माण होता है, पुनर्योजक डीएनए। और फिर दे रखा है एनसीईआरटी में, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की आवश्यकता तो पड़ती ही है, उसके साथ साथ किसकी आवश्यकता, डीएनए लाइगेस। बंध तोड़ेगा कौन, शुगर फॉस्फेट बंध या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ता कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और उसे जोड़ता कौन है, डीएनए लाइगेस। तोड़ने वाली एंजाइम, काटने वाली एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, फॉस्फोडाइएस्टर बंध को जोड़ने वाली एंजाइम डीएनए लाइगेसेस। तो पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में, संकरित डीएनए के निर्माण में, काइमेरिक डीएनए के निर्माण में कौन सी एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेस। एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ेंगे तो एक और पॉइंट है कि जब आप टारगेट जीन को, आप जिस जीन को क्लोन करना चाहते हो, और वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए को हमेशा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, क्योंकि जब आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो संपूरक चिपचिपे सिरे मिलेंगे जो डीएनए लाइगेस आसानी से जोड़ सकती है। तो आप टारगेट जीन को काटने के लिए, वाहक डीएनए को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करते हैं ताकि चिपचिपे सिरे संपूरक मिल सके। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट पेज पर आपको दे रखा है, हाँ, अब जब आप डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, किसी भी मानव डीएनए या किसी भी जंतु डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे
तो उसमें डीएनए के बहुत सारे खंड, डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अब डीएनए के इतने सारे खंड आएंगे तो आपको सभी डीएनए खंडों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट या पृथक करना पड़ेगा। तो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक पृथक्करण यानी सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम डीएनए खंडों को सेपरेट करते हैं। कैसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपनाते हैं, बिल्कुल सही, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएनए को किस आधार पर बच्चों, साइज के आधार पर। डीएनए को साइज के आधार पर सेपरेट किया जाता है। डीएनए को चार्ज के आधार पर सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी डीएनए के खंडों पर ऋणात्मक आवेश होगा। सब पर ऋणात्मक आवेश है, सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज के आधार पर हम सेपरेट नहीं करते। छोटा और बड़े डीएनए खंडों को सेपरेट कर सकते हैं, यानी साइज के बेसिस पर। फिर एगेरोस में आपको पता होना चाहिए जेल मैट्रिक्स किससे बनी होती है। एगेरोस ये एक प्राकृतिक बहुलक है, और प्राकृतिक बहुलक है जो समुद्री खरपतवार सीवीड्स, लाल शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आपके पास दे रखा है डीएनए सैंपल को आप ऐसे वेल्स में लोड करते हो। यहां पर क्या होता है बच्चों, माइनस, यहां पर है प्लस इलेक्ट्रोड, एनोड। फिर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो डीएनए पर ऋणात्मक आवेश है, सभी डीएनए के खंड कहां गति करते हैं, एनोड की तरफ। जो छोटा वाला डीएनए फ्रैगमेंट है, सबसे छोटा फ्रैगमेंट सर्वाधिक गति करेगा, और जो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट है वो सबसे कम गति करेगा। तो बड़ी साइज वाले फ्रैगमेंट्स कम गति करेंगे, छोटी साइज वाले फ्रैगमेंट ज्यादा गति करेंगे। साइज के आधार पर पृथक्करण हो जाता है। विद्युत क्षेत्र याद रखना है, पृथक्करण की तकनीक याद रखनी है। डीएनए को आणविक साइज के आधार पर सेपरेट करते हैं। डीएनए के खंड एनोड की ओर गति करेंगे, सबसे छोटा खंड सबसे सर्वाधिक गति करेगा, सबसे बड़ा खंड सबसे कम गति करेगा। साइज के आधार पर सेपरेशन हो जाएगा। फिर देखोगे कैसे, देखने के लिए आपको यूवी लाइट चाहिए, पराबैंगनी, और डीएनए को अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। प्रकाश कौन सा चाहिए, यूवी, और डीएनए को अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड। कैसे डीएनए दिखाई देते हैं यूवी लाइट में, और इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद ऑरेंज बैंड। उसके पश्चात जो डीएनए खंड आपको चाहिए जेल से काटकर उसको निकाल लेते हैं, उस प्रक्रिया को एल्यूशन कहते हैं। तो जो भी डीएनए खंड आपकी जीन को पहचान कर आप जब उसको जेल मैट्रिक्स से निकाल लेते हो, तो जेल मैट्रिक्स से निकालने पर उसे क्या कहते हैं, एल्यूशन कहेंगे। तो ये सारे बिंदु आपको एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ध्यान में रखने हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट पे जाता है क्लोनिंग वाहक। आपने अपनी टारगेट जीन को पहचान लिया, टारगेट जीन को निकाल लिया, अब उसको क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ोगे, क्योंकि क्लोनिंग वाहक में ही ओराई स्थल मिलता है। तो क्लोनिंग वाहक में आपको उदाहरण भी ध्यान में रखने हैं, लक्षण भी याद में रखने हैं, प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो क्लोनिंग वाहक का चयन हमेशा देखिए, यहां पर आप जब क्लोनिंग वाहक, उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, और वो किस आधार पर निर्धारित होता है, परपोषी के आधार पर। होस्ट सेल हम किसे यूज कर रहे हैं, मतलब आप अपनी टारगेट जीन को अगर जीवाणु में डालना चाहते हैं, आप अपनी टारगेट जीन को क्लोन करने के लिए जीवाणु में उसे डालना चाहते हैं, तो हम सबसे सरलतम क्लोनिंग वाहक लेते हैं, या तो प्लास्मिड डीएनए और या जीवाणु भोजी डीएनए, लैम्डा फेज का डीएनए। तो क्लोनिंग वाहक प्लास्मिड डीएनए और लैम्डा फेज होते हैं यदि परपोषी कोशिका बैक्टीरिया है। अगर परपोषी कोशिका पादप कोशिका है, अगर आप अपनी टारगेट जीन को प्लांट सेल में डालना चाहते हो, तो हमको कौन सा जीवाणु, कौन सा प्लास्मिड हम यूज करते हैं, टीआई प्लास्मिड, जो किसमें पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस में। और यदि आप जंतु कोशिका को यूज कर रहे हो, जंतु कोशिका में अपनी टारगेट जीन डालना चाहते हो, तो क्लोनिंग वाहक रेट्रोवायरस होता है, पश्च विषाणु। तो उदाहरण, ये चार्ट याद रखना, जीवाणु अगर परपोषी कोशिका है तो प्लास्मिड डीएनए या लैम्डा फेज डीएनए को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करेंगे। पादप कोशिका में अगर आप टारगेट जीन डालना चाहते हो तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड, और जंतु कोशिका में डालना चाहते हो टारगेट जीन तो पश्च विषाणु। फिर याद रखना, टीआई प्लास्मिड और पश्च विषाणु तो रोग उत्पन्न करते हैं। टीआई प्लास्मिड तो द्विबीजपत्रियों में ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है, क्राउन गॉल ट्यूमर रोग। पश्च विषाणु भी जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं,
तो हम क्या करते हैं, इनके रोगजनक हिस्सों को पहचान कर उसको हटा देते हैं और रोगजनक हिस्से को हटाकर वहां पर टारगेट जीन निवेशित कर देते हैं। तो ऐसे क्लोनिंग वाहक को हम किस नाम से जानते हैं, डिसआर्म्ड वेक्टर। रोगजनक हिस्सों को हटाकर उसके स्थान पर टारगेट जीन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ऐसे क्लोनिंग वाहक डिसआर्म्ड हैं। सरलतम क्लोनिंग वाहक, सबसे छोटी साइज वाला क्लोनिंग वाहक प्लास्मिड डीएनए है। एक कृत्रिम रूप से क्लोनिंग वाहक बनाया गया है PBR322। किसने बनाया है, ये बोलीवर और रॉड्रिगेज ने। और इसका डायग्राम जरूर याद रखिएगा क्योंकि NCERT में दे रखा है। तो एक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल प्लास्मिड डीएनए जो बनाया गया है वो PBR322 है। तो उदाहरण तो ये रहे। फिर लक्षण, भैया क्लोनिंग वाहक में क्या लक्षण होने चाहिए, ऐसे क्या लक्षण हैं जो क्लोनिंग वाहक में जरूरी हैं ताकि उसको हम एक क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर सकें। तो आपको 3 लक्षण ध्यान में रखने हैं भाई। सबसे पहले तो उसमें ओराई स्थल होना चाहिए, वो स्व प्रतिकृतिकरण दर्शाना चाहिए। जब तक वो स्व प्रतिकृतिकरण नहीं दर्शाएगा, उसमें ओराई स्थल नहीं होगा, वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, तो आपकी टारगेट जीन की संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। NCERT में उसको कॉपी नंबर भी दे रखा है। जितना बेहतर ओराई स्थल काम करेगा, उतनी ज्यादा संख्या प्लास्मिड डीएनए की या लैम्डा फेज डीएनए की जीवाणु में होगी, उतना ज्यादा कॉपी नंबर होगा। फिर दूसरी क्या चाहिए बच्चों, चयनात्मक चिन्हक जीन यानी सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। इन सेलेक्टेबल मार्कर जीन से ही पहचान होगी कि आपकी टारगेट जीन परपोषी कोशिका में गई है या नहीं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन्स होती हैं, वो सब चयनात्मक चिन्हक जीन हैं। इन चयनात्मक चिन्हक जीन के स्थान पर हम टारगेट जीन को निवेशित करते हैं, निवेशन निष्क्रियण की प्रक्रिया। और तीसरा लक्षण चाहिए भाई, इनमें क्लोनिंग स्थल होने चाहिए। इनमें क्या पाए जाने चाहिए बच्चों, क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनको काटनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटेगी तभी टारगेट जीन आप इस पर जोड़ पाएंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण पे प्रश्न आ सकता है और 3 विशेष लक्षण जो क्लोनिंग वाहक में होने चाहिए वो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अगले पेज पे बच्चों है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स दे रखे हैं। उसमें यह दे रखा है कि डीएनए ध्रुवीय होता है, और डीएनए क्योंकि ध्रुवीय होता है और प्लाज्मा झिल्ली अध्रुवीय होती है, इसलिए काफी जीवाणु कोशिका, काफी परपोषी कोशिका बाह्य डीएनए को अंदर ले नहीं पाते। तो हमको क्या करना पड़ता है, उनको सक्षम बनाना पड़ता है कि वो डीएनए को ले सके। उसके लिए हम कौन सा उपचार देते हैं, चिल्ड कैल्शियम या डाइवेलेंट कैटायन का उपचार देते हैं। ये चिल्ड कैटायन का उपचार देते हो जिसके बाद हीट शॉक, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। सबसे पहले जब आप चिल्ड कैल्शियम आयन का उपचार दोगे तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में छेद हो जाते हैं, और जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक देते हो तो बाह्य डीएनए अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर जब आप अपने डीएनए को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में डालते हैं बच्चों, तो उसको तो हम अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। जब आप बिना क्लोनिंग वाहक के, बिना किसी क्लोनिंग वाहक के यूज किए टारगेट डीएनए को सीधा अंदर डालना चाहते हो तो उसको प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में 2 उदाहरण होते हैं बच्चों, एक बायोलिस्टिक्स जिसे कहते हैं जीन गन, और दूसरा आपके पास होता है माइक्रो इंजेक्शन। ये 2 तकनीक हैं जिसमें आप टारगेट जीन को सीधे वाहक, सीधे क्या कर सकते हैं, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हो। क्लोनिंग वाहक की जरूरत नहीं है। बायोलिस्टिक या जीन गन्स हम किसके लिए यूज करते हैं, पादप कोशिकाओं के लिए। इसमें हम डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन मेटल के साथ रैप करते हैं, तेज गति से कोशिका में भेज देते हैं। माइक्रो इंजेक्शन हम जंतु कोशिकाओं के लिए यूज करते हैं। इसमें एक सूक्ष्म नली होती है जो डीएनए को सीधे केंद्रक में निवेशित करती है। तो डीएनए को सीधे न्यूक्लियस में, केंद्रक में निवेशित करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन जंतु कोशिकाओं के लिए, और डीएनए को गोल्ड और टंगस्टन मेटल के साथ जोड़कर तेज गति से बायोलिस्टिक्स या जीन गन्स किसके लिए करते हैं, पादप कोशिकाओं के लिए। तो ये प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के उदाहरण भी ध्यान में रखने हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों की, अगर आपको किसी भी कोशिका से डीएनए को पृथक करना है, नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको कोई भी एक कोशिका दे रखी है, उस कोशिका से यदि आपको डीएनए निकालना हो तो आपके पास 3 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है जब आप कोशिका भित्ति को घोलते हैं, है ना। सबसे पहले अगर आपको किसी भी कोशिका से डीएनए निकालना है तो उसकी कोशिका भित्ति को घोलना पड़ेगा। पादप कोशिका में सेल्यूलेसेस का प्रयोग करते हैं, कवक कोशिका के लिए काइटिनेजेस, क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी है, और जीवाणु कोशिका के लिए पेप्टिडोग्लाइकेन को घोलने के लिए लाइसोजाइम। फिर सेल वॉल को घोलने के बाद आरएनए और प्रोटीन्स को हटाना होता है। आरएनए को हटाने के लिए हम आरएनएजेस यूज करते हैं, प्रोटीन्स को हटाने के लिए हम प्रोटीएजेस या क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, और फाइनली आपके पास डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से हम डीएनए का अवक्षेपण करते हैं। और जब आप चिल्ड डीएनए से डीएनए को प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण करते हो तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पूलिंग। तो डीएनए का अवक्षेपण ठंडे चिल्ड इथेनॉल के माध्यम से, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्पूलिंग। तो ये 3 पद हैं जिसके द्वारा हम डीएनए का पृथक्करण भी कर लेते हैं। फिर अगले पेज पर बच्चों पीसीआर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर पे प्रश्न आ ही सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एक तरह से ये प्रक्रिया के द्वारा आप डीएनए का आवर्धन करते हो। डीएनए का आवर्धन मतलब डीएनए की मात्रा को बढ़ाते हो। तो डीएनए का आवर्धन करना हो, डीएनए की मात्रा बढ़ानी हो, जीन की बहुत सारी कॉपीज बनानी हो तो पीसीआर। पीसीआर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? लेबोरेटरी में ही डीएनए का रेप्लिकेशन, पात्र प्रतिकृतिकरण यानी इन विट्रो रेप्लिकेशन। तो पीसीआर के माध्यम से आप डीएनए को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। 10 पीसीआर चक्र से 1000 गुना तक बढ़ा सकते हो, 20 पीसीआर चक्र से 10 की पावर 6 और 30 पीसीआर चक्र से बिलियन टाइम्स 10 की पावर 9 तक डीएनए की मात्रा बढ़ा सकते हो। पीसीआर में पद आपको पता ही होने चाहिए, डायग्राम के अनुरूप आपको ध्यान में रखना है। 3 पद होते हैं बच्चों। पहला पद होता है विकृतीकरण यानी डीनेचरेशन। विकृतीकरण या डीनेचरेशन में हम 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यूज करते हैं। इस तापमान पर हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, दोनों रज्जु अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद आप 2 डीएनए प्राइमर जोड़ते हो। 2 डीएनए प्राइमर को जोड़ते हो किस डिग्री पर? 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि बिना प्राइमर के कोई पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करती। और प्राइमर जोड़ने के बाद हम बहुलीकरण कर लेते हैं, यानी एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। किस तापमान पर? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और उसमें हम डीएनटीपीज यूज करते हैं, मैग्नीशियम और पॉलीमरेज। और जो विशेष पॉलीमरेज एंजाइम हम किस में यूज करते हैं? पीसीआर में। वो एक आर्की जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होती है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये अधिक तापमान पर स्थायी रहती है ताकि विकृतीकरण होने पर इस एंजाइम को कोई प्रभाव ना पड़े। तो पीसीआर की तकनीक क्या काम करती है? पात्र प्रतिकृतिकरण। 3 पद आपको याद रखने हैं, किस तापमान पर हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं विकृतीकरण में, 2 डीएनए प्राइमर जुड़ते हैं प्राइमर अनीलिंग में, और आपके पास बहुलीकरण या विस्तारण में 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनटीपीज का यूज। मैग्नीशियम सहकारक होता है पॉलीमरेसेस का, और विशेष एंजाइम टैक पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट पेजेस पे आपको पुनर्योजक प्रोटीन की बात कर रखी है। जब आपने अपनी टारगेट जीन को परपोषी कोशिका में डाल दिया, परपोषी कोशिका का चयन कर लिया कि उसमें टारगेट जीन गई है, अब उससे आपको प्रोटीन बनाना है, पुनर्योजक प्रोटीन बनाना है। और उसको बड़े स्तर पर अगर आप बनाना चाहते हैं, बड़े स्तर पर मतलब 100 से 1000 लीटर की मात्रा वाले क्या यंत्र यूज करते हैं? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर्स में आप पुनर्योजक कोशिकाओं को वृद्धि करवाने के लिए पोषक तत्व, पीएच, तापमान सब उपलब्ध करवाते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आप उनको देते हो वो है ऑक्सीजन।
तो हर बायोरिएक्टर की बनावट ही ऐसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पर कोशिका को उपलब्ध करवा सके, ताकि वो बहुत तेज़ी दर से वृद्धि कर सकें और आपको ज़्यादा मात्रा में जीन की कॉपी मिल सके, जिससे प्रोटीन प्राप्त हो सके। तो ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दोनों दो तरह के बायोरिएक्टर्स हैं, दोनों बायोरिएक्टर्स का डायग्राम एनसीईआरटी में याद रखना है। एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स पीबीआर 322 का याद रखना है, और पीसीआर वाला पद और बायोरिएक्टर्स। फाइनली बच्चों आ जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करोगे, जब आप पुनर्योजक प्रोटीन बन गया तो पुनर्योजक प्रोटीन को सबसे पहले पृथक्करण करोगे, उसका आइसोलेशन। पृथक्करण करने के बाद उसका शुद्धिकरण करोगे, प्यूरिफिकेशन। उसके बाद उसको क्लिनिकली टेस्ट करोगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। फिर उसमें कोई फॉर्मुलेशन, कोई रूपांतरण करना है तो वो करोगे, और उसके पश्चात उसको व्यावसायिक रूप से यूज करोगे। तो ये सारे पद जिसमें आप अपने पुनर्योजक प्रोटीन का पृथक्करण, शुद्धिकरण, परीक्षण, रूपांतरण और व्यावसायिक अनुप्रयोग करते हो, वो सारे पद किसमें शामिल होते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ठीक है, समझने वाला चैप्टर था बच्चों ये बेसिकली, लेकिन क्वेश्चंस आपको पता है इसी में से बनने हैं। बायोरिएक्टर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इस पेज पे सवाल बन सकता है। ठीक है, पीसीआर के सारे पद, टेम्परेचर, कौन सी एंजाइम्स, क्या क्या प्रक्रिया पे सवाल बन सकता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका से निकालना है, उस पे सवाल बन सकता है। कॉम्पिटेंट प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किन के लिए कौन सा यूज होता है, उस पे सवाल बन सकता है। क्लोनिंग वाहक के उदाहरण पर सवाल बन सकता है, डिसआर्म्ड वेक्टर पे बन सकता है। आप कृत्रिम क्लोनिंग वाहक कौन सा है, क्लोनिंग वाहक के लक्षण कौन से हैं, चयनात्मक चिन्हक जीन कौन सी है, टारगेट जीन आप किस स्थान पर निवेशित करते हो, ये सवाल बन सकते हैं। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पूरा सिस्टम हमने देख लिया। पुनर्योजक डीएनए, चिपचिपे सिरे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो देखो बच्चों, 15 से 20 मिनट में आप एक चैप्टर को 72 तरीके से रिवाइज कर सकते हो, और इससे बाहर कोई सवाल मैं नहीं जाने दूंगा। तो इसी तरह से बढ़िया लगता है बच्चों, अगर आपको वीडियो ऐसा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ बच्चों स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट में उनको फ़ायदा मिल सके। और आपके सुझाव और आपका प्यार जो है वो बनाए रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।